मैं दिल से हल्फ उठाता हूँ मेंबरान अपने अपने नशिस्तों पर तशरीफ रखें। 45 के मुताबिक मैंडेट है, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज तारीख़ी लम्हात हमने देखे, अपनी आंखों से देखे। कौमी असम्बली के हलफ की जो तकरीब थी उसके हवाले से, और इस मौके के ऊपर एक पार्लियामेंट्री कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर ऑब्जर्वेशन है। ये तकरीबन 5वीं असम्बली है जिसको हम देख रहे हैं कि वो हलफ उठाया है। जो माहौल है, जो अंदाज़ है, जिस तरह का इन्वायरमेंट था, जिस तरह का माहौल था, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती हैं और वो बता देता है कि आइंदा जो 5 साल हैं वो असम्बली किस तरह से चलेगी। तो आज का जो ऐवान था, उस ऐवान के अंदर एक कॉम्बिनेशन था। एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं, बहुत जूनियर हैं, पहली बार आने वाले भी हैं जिनको शायद आदाब महफिल का इस कदर पता नहीं है। और आपने देखा कि आज एक हंगामा खेज़ी थी, एक चोर चोर की सदाएँ थी, घड़ी चोर की सदाएँ थी, बहुत सारी आवाज़ें थी जो कि यहाँ वहाँ से आ रही थी। मगर ये भी हुस्न भी है कि मुख्तलिफ़ दुनिया की जो असम्बलियाँ हैं वहाँ पे लोग अपने इसी तरह से आते हैं, शोर भी मचाते हैं। नहीं होना चाहिए, मगर बहरहाल ये एक मिजाज है। बहुत सीनियर लोगों में हमने पिछली असम्बली देखी जिसमें कि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब मौजूद थे, इस वक्त वो मौजूद नहीं थे, यानी इस असम्बली के अंदर वो मौजूद नहीं थे। लेकिन पिछली असम्बली में ना मौलाना फजल रहमान साहब थे, ना महमूद खान अचकज़ई साहब थे, ना मियाँ नवाज शरीफ थे। और अब जो असम्बली आई है इसमें ये सब हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं हैं। और उनकी जमात जो कि एक बड़ी अपोजिशन के तौर पर होगी, तकरीबन 92 के करीब उनके अरकान हैं जो कि हॉल में होंगे, हाउस में होंगे, ऐवान को किसी भी वक्त बुला सकते हैं। 86 का नंबर चाहिए या 84 का, और उसके अक्सरियत के साथ वो दरख्वास्त दे सकते हैं। चाहें तो सेशन बुला सकते हैं और चाहें तो सेशन जो है वो मुलतवी कर सकते हैं। इतनी पावरफुल अपोजिशन जो है वो इस वक्त हाउस के अंदर होगी। अच्छी बात है कि वो हाउस का हिस्सा भी बने। और इस मौके के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ जो थे उनके गिर्द उनके असम्बली के लोगों ने हाला भी बनाया, उनका घेराव करने की कोशिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे, उसको भी बचाया। और एक बीच बचाव का मंजर भी हमने देखा, जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी देखा जो कि मुख्तलिफ जो कायदीन थे उनकी नशिस्तों पर जाके उनसे मिले, उनसे बातचीत की, और ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना आइंदा का जो रोल है वो भी सेट कर रही है। बहरहाल एक दिलचस्प माहौल था जिसमें कि आज असम्बली ने ओथ लिया है। इस पर भी बात करेंगे कि ये असम्बली कितना चलेगी, कि चल सकेगी, नहीं चल सकेगी। चलना चाहिए क्योंकि यही जमहूरियत भी है। और दूसरी जानिब ख़त जो है IMF का वो भी लिखा गया, और वो ख़त बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया है। उसमें बहुत से मुतालबे हैं, ऑडिट का मुतालबा है, इलेक्शन के ऑडिट का, 30% नशिस्तों के ऑडिट का मुतालबा है, मशरूत करने की बात है, पाकिस्तान को दिया जाने वाला बेल आउट पैकेज जो है उसके हवाले से। और ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत बनने से पहले ही मुंतज़िर है कि किस तरह का एक मुआशी बहरान जो है उसको किस तरह से निपटेगी। ऊपर से ये ख़त है, इसके क्या नताइज होंगे, ये किस तरह का मामला बनेगा आगे, के ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब असम्बली में हैं, बैकफुट पे रहेंगे, यानी कि पिछली नशिस्तों पर वैसे तो फ्रंट रो पे होंगे लेकिन वज़ीर आज़म नहीं होंगे। लगता ऐसे है कि सारे कार्ड्स वो खुद इस्तेमाल करेंगे। उनका नया सियासी किरदार क्या होगा, ये बहुत अहम होगा जानना। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। सदर मुमलिकत जिन्होंने ख़त ना लिखने की यानी समरी पर दस्तखत ना करने की एक ज़िद की थी, और फिर आज कल उन्होंने अपनी ज़िद तोड़ी भी, उसका सबब क्या है, और आगे इंतखाब होना है, इंतकाल इक़्तिदार होना है, मुफाहमत होगी कि नहीं होगी, ग्रैंड डायलॉग के लिए कैसे बनेगा मामला, काबीना कौन होगी, किसकी वज़ीर ख़जाना कौन होगा, वज़ीर ख़ारजा कौन होगा, बहुत से सवालात हैं। और इन सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से, कई असम्बलियों का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कौन सी कितनी असम्बली है जिसमें आप मुंतखब होकर आए हैं? 7वीं अल्हम्दुलिल्लाह। आप और खुर्शीद शाह साहब मेरे ख्याल है सीनियर मोस्ट हो गए हैं इस असम्बली। मेरा शाह साहब जो है वो मेरा ख्याल मुझसे सीनियर है।
तो आज के माहौल में आपको क्या लगा कि मुख्तलिफ था पहले की असम्बलियों से? थोड़ा मुख्तलिफ था जो है, लेकिन मैं कोई सरप्राइज़ नहीं था जो भी वहाँ पे तमाशा हुआ है या जो बिहेवियर हुआ है सुन्नी इत्तेहाद पार्टी का, क्योंकि असम्बली में तो यही नाम है ना इनका, जी, तहरीक इंसाफ का, तहरीक इंसाफ का नाम। तो तहरीक इंसाफ की कोई असम्बली में एग्जिस्टेंस तो नहीं है, उन्होंने यही नाम अपना अपनाया हुआ है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वक्त के साथ जो है ये चीज़ें जो हैं वो डाई डाउन हो जाएंगी और असम्बली जो है हो सकता है इतनी स्मूथली ना चले, लेकिन फिर भी जो है वो एक पहला दिन था, इसलिए वो भी साबित कर रहे थे कि एहतजाज हमने किया है अपने लीडर के लिए, इलेक्शन में जो उनके इल्ज़ाम हैं उनके लिए उन्होंने एहतजाज किया है। तो वो उनके हिसाब से बनता भी था, तो हो गया, आइंदा भी होगा, कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। खान साहब, मुझे पिछली असम्बली याद आ रही थी जब खान साहब वज़ीर आज़म बने थे। पहला दिन जो था आप लोगों ने खूब शोर मचाया, इतनी बड़ी अपोजिशन थी, और फिर वो असम्बली जिस तरह से चली और जिस तरह हुआ वो फिर आपके सामने था। तो क्या रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होगी? नहीं, रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों में इमरान खान साहब जो है दस्तबरदार हो चुके थे और एब्डिकेट कर चुके थे, और उन्होंने असम्बली का चलाना भी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया होता। इंशाल्लाह ताला इस किस्म का कोई जो है वो रिपीट जो है ये चीज़ नहीं होगी। असम्बली को जो है जो रूलिंग कोलिशन जो है वो बड़ी फोर्सफुली इफ़ेक्टिवली चलाएगी, और अपनी जो असम्बली आइन जो असम्बली को पावर्स देता है उससे एब्डिकेट नहीं होगी। अगर आप उन 5 सालों पे 4 सालों पे नज़र दौड़ाएं, तो मैं ये टीवी पे 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि जितनी इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन थी जी, जिसमें FATF की और आमला की, मैंने आमला जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, साफ़ी हज़रात वो समझ रहे हैं मजलिस आमला की। तो ज़रा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आप ज़रूरी है। जिस तरह मुझे भी तालीम की ज़रूरत है, इस तरह मेरा साफ़ियों को भी तालीम की ज़रूरत है। तो वो इस किस्म की बहुत सी उसके ऊपर नैब के कानून के ऊपर और जगह जो है मेरा अपना ख्याल है कि उससे असम्बली की जो इंस्टीट्यूशन है उसको नुकसान पहुँचा। वज़ीर आज़म का एक्टिव पार्टिसिपेशन जो असम्बली में, वो असम्बली को एक लेजिटिमेसी भी देती है और एक तक़वियत भी देती है उस अदारे को जो है। बिल्कुल, उन्होंने उसको अबैंडन कर दिया। आते थे तो गारंटियाँ मांगते थे कि मुझे कुछ कहा नहीं जाएगा, मुझे आवाज़ नहीं लगाई जाएगी, मुझ पर आवाज़ें नहीं कसी जाएंगी। यानी उनका मजाज जो है इतना ब्रिटल हो चुका हुआ था, इतना नाजुक हो चुका हुआ था कि वो आवाज़ें, मेरे ख्याल सियासतदानों को आवाज़ें लगती भी हैं, अच्छा बुरा कहा जाता है, सच झूठ भी कहा जाता है, सियासतदान को बर्दाश्त करना पड़ता है। पब्लिक लाइफ में जो है वो अगर आपका मजाज जो है नाजुक है तो आपको पब्लिक लाइफ में, या आपकी पनाह जो है या आप में एक मैं है वो अगर है, तो पब्लिक लाइफ जो है अल्टीमेटली आपको क्विट करना पड़ती है। तो आपने उस वक्त कहा कि वो जो असम्बली थी उसमें आपको सबको पता है कि कौन चलाता था, किस तरह से बनता था, कैसे वो क़वानीन बनते थे, तो कैसे आप कह सकते हैं खाई साहब कि अब ऐसा नहीं होगा? अभी भी तासुर ये है कि वो हाइब्रिड थी तो ये हाइब्रिड प्लस होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि असम्बली के लेवल के ऊपर या लेजिस्लेशन के लेवल के ऊपर जो है कोई इंटरफेयर करेगा। वो तो उसकी मेन वजह मैंने आपको बता रहा हूँ कि उनका एक जो तकब्बर था इमरान खान साहब का, कि वो हमारे साथ बैठने से इनकारी थे। अब देखें ना, अभिनंदन वाला जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें उनको होना ज़रूरी था। वज़ीर आज़म हम पसंद करें या ना पसंद करें, नहीं आए। 1.25 घंटा इंतज़ार किया हमने। जनरल बाजवा जो है उनको उन्होंने परसुएड करने की भी कोशिश की। इस तरह ISIMS में जो है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पे कुछ लेजिस्लेशन से उनके ऊपर मीटिंग हुई। वो मीटिंग जो है जॉइंटली प्रिजाइड की DG ISI ने उस वक्त के जनरल फैज़ साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने जो है वो प्रिजाइड की मीटिंग जो है। बाकायदा हम सब दरबारी जो है वहाँ पे हाज़िर हुए थे उनके सामने। इसी तरह जो है बाकी लेजिस्लेशंस जो हैं, कभी स्पीकर साहब के घर में वो आ जाते थे,
कभी हम लोग जो है मरगला पे ISIF का जो एक ऑफिस है या सेफ हाउस है, हम वहाँ पे चले जाते थे। परवेज़ खटक साहब होते थे, स्पीकर साहब उस वक़्त के होते थे, और लोग होते थे जो है उन मीटिंग्स में। सारी उनकी तकरीबन सारी लीडरशिप होती थी। स्वाय प्राइम मिनिस्टर के हमारे साथ नेगोशिएशंस होती थी, और हमने उस वक्त जो है FATF हमारे लिए भी एक पाकिस्तानी की हैसियत से इम्पॉर्टेंट था। हमने उसमें मदद की नेगोशिएशंस को फाइनलाइज करने के। वो तो आमला में जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में भी 180 दिन की बिला जमानत जो है गिरफ्तारी जो है डाल रहे थे जी। अगर हम वहाँ पे ना होते तो ये कानून बन जाता। हम वहाँ पे थे तो हमने रजिस्ट किया और ये कानून ना बन सका। यानी 90 दिन से वो 180 दिन लेके जा रहे थे, और वो भी फिर सियासतदानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होनी थी। ये जहनीत थी एक जो है, जो आज भी मेरा ख्याल है वो जहनीत जिंदा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनमें उनकी जहनीत में कोई फ़र्क नहीं है। जो है वो एक शख्स के अराउंड जो है हर चीज़ रिवॉल्व कर रही है। ऐसे ऐसे लोग आज उनके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे या उनके हक में नारे लगा रहे थे, जो 2-2 महीने पहले उनको गालियां दे रहे थे, नंगी गालियां दे रहे थे। वो बैठे थे उनको इलेक्ट होके आ गए। देखिए खैर साहब, बहुत ज़्यादा एक एतराज़ तो है कि ये जो मैंडेट है इसके ऊपर सवाल हैं, इलेक्शंस के ऊपर सवालात हैं, बेतहाशा सवालात हैं, और आप नहीं मानते कि इलेक्शंस जो हैं वो शफाफ तो नहीं हुए? देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में हर शख्स कहता है, आप भी कहती होंगी, दूसरे लोग भी कहते हैं कि 1970 के इलेक्शन के अलावा तमाम इलेक्शंस के ऊपर एक सवालिया निशान। जी ऐसा ही है। किसी पे कम है, किसी पे ज़्यादा है। जी ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि ये इसमें भी सियासतदानों का कसूर है। मैं नहीं एस्टेब्लिशमेंट को इसका कसूरवार ठहराता। अगर सियासतदान आपस में बैठ के एक ऐसा कोई कोड जो है एथिक्स का जो है वो इवॉल्व कर लें, जो अपने घर को जो अगर उन्होंने महफूज रखना है, सियासतदानों ने, हमारा घर ही है ना पार्लियामेंट जो है ना, महफूज रखना है, तो हम आपस में बैठ के उसको इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जो है आप 75 साल तारीख देखें, कोई ना कोई जो सियासतदानों का ग्रोह जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगता है, आवाज़ देता है, दावत गुनाह देता है, उनके साथ मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या गारंटी है कि आइंदा ये नहीं होगा? क्योंकि हम अभी से सुन रहे हैं कि बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं, तो क्या गारंटी है सर? क्या राब्ते हो रहे हैं? I mean, बहुत सारे अपोजिशन से भी बात तो होती होगी ना? नहीं, ज़रूर होती होगी, ज़रूर होती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे ज़ाती तौर पे इन चीज़ों के मतलब कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वक्त आ गया है, अगर हमने इन चीज़ों को जो है, ज़ातियात की मैं बात नहीं कर रहा कि मुझे अपनी गिरफ़्तारी के लिए या किसी और को अपनी गिरफ़्तारी से बचने के लिए या किसी को रिहाई के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमने एक कोड देना है या एक ज़ाब्ता इखलाक देना है आवाम को, आवाम देख रही है ना, टीवी पे देख रही है, 24 घंटे देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि आवाम के जज करने के स्टैंडर्ड्स भी हम लोगों ने उनको नीचे ले आए। दुरुस्त बात है। क्योंकि अगर हम किसी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हों तो हो सकता है आवाम जो है ग्रेजुअली जो है उस लेवल पे आ जाए, उस ऊंचाई पे आ जाए, जो है इखलाकी जो है एक बर्तरी पे आ जाए। लेकिन हम खुद जो हैं वो वी आर यू नो। मगर खाई साहब, आप तो कहते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट की बात या जो भी, अब तो ये मामला इंटरनेशनल उसके ऊपर जा रहा है। यानी जो IMF को ख़त लिखा है खान साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि आप ऑडिट करें 30% नशिस्तों का और उसको मशरूत करें आप पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज के साथ। देखिए, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। इन्होंने कोशिश जो है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सिलसिला चला तो उस वक्त भी इन्होंने कोशिश की, इन्होंने ख़त लिखा पंजाब गवर्नमेंट ने, KP की गवर्नमेंट ने, जो ये इनिशिएटिव एक लिया। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है मेरे नज़दीक जो है, कि आप एक ऐसी एजेंसी को या एक ऐसे इदारे को अपनी सियासत में घसीट रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है अमेरिका का है।
जो शेयर्स हैं उसका बड़े बड़े लोग जो शेयर्स जो हैं उसमें उनके हैं जी, या उनका इन्फ्लुएंस है, तो उनका बिल्कुल उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उनका, तो वो एक तरफ आप कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, एक तरफ कहते हैं गुलामी नामंजूर, दूसरी तरफ आप लव लेटर उनको लिख रहे हैं कि जी आप इंटरवीन करें। वो इंटरवीन करेंगे तो वो तो अपनी टर्म्स पे इंटरवीन करेंगे ना। अगर उन्होंने इनकार किया है या उन्होंने कोई मेरिट के ऊपर करने की बात की है, बल्कि मेरा ख्याल है एक दो बयानात भी आए हैं कि ये पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिक हेल्प की ज़रूरत है। साथ उसी अमेरिका को आप जो है लॉबिस्ट हायर करके उनको पुचकार भी रहे हैं कि भाई हम अच्छे बच्चे बन जाएंगे, आप हमारे सर पे हाथ रखें, दस्ते शफकत जो है हमारे सर पे रखें। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो है जब सियासतदानों के बिहेवियर में इतनी हों तो क्या आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम जो है वो बेहतर हो जाएगी? आवाम भी नहीं बेहतर होगी, वो इसको क्या कहते हैं फॉलो करता है बिहेवियर जो है, जो पैटर्न हम सेट करते हैं सियासतदान, आवाम उसको फॉलो करती है। लेकिन खाई साहब इसका नुकसान तो होगा ना किसी एक स्टेज पे, आपका खुद ताल्लुक रहा है बैंकों से, बाकी चीज़ों से, फाइनेंस से, होगा ना इसका होगा, बिल्कुल होगा। क्या हो सकता है मैक्सिमम? अगर हम सियासतदान जो हैं अपने मफादात के लिए मुल्क की इज़्ज़त आबरू जो है वो जाके बेचने को IMF के आगे या अमेरिका के आगे या किसी और के आगे बेचने को तैयार हैं, तो क्या रह जाएगा इस मुल्क का जो है। मैं समझता हूँ कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके ख़िलाफ़ नारा लगाते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो आप उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। 6 महीने पहले आप मुर्दाबाद कह रहे थे, आज आप जिंदाबाद कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग कि आपका बिहेवियर जो है वो इस किस्म का हो गया हुआ है कि आप मौके के मुनासबत से जो हालात हों उनकी मुनासबत से अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड चेंज कर। लेकिन अगर IMF उनकी बात मान लेती है, व्हाई डू यू ब्लेम एस्टेब्लिशमेंट फॉर दैट? इस किस्म के जब सियासत हम करेंगे तो इस मुल्क में तो है ना एस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन की, आज से नहीं है, पिछले 70-75 साल से है। वो फिर इंटरवेंशन करेंगे, वो इंटरवेंशन जो है पर्दे के पीछे से करें या जाहिर वो सामने आके करें, वो करेंगे फिर। तो क्या यही कोशिश होगी कि वो इंटरवेंशन करें? क्या इसी मेरा ख्याल है कि आज भी जो है अगर उनको सहारा मिले इमरान खान को कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद के भी नारे लगा देंगे जिस तरह अमेरिका जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, ना मंजूर की जगह मंजूर कह रहे हैं। कबूल है। हालात बदलते ज्यादा देर तो नहीं लगती, तो फिर अगर बदल गए तो फिर क्या होगा? देखिए मैम, फिर क्या होगा, फिर यही टर्मोइल जो है, किरदार बदल जाएंगे, हालात वही रहेंगे। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि IMF को लिखा जाने वाला ख़त जो है वो नई हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात पैदा कर सकता है, कितना संजीदा है इसके ऊपर भी, और हुकूमत कैसे बनेगी, कौन कौन हुकूमत में होगा, वजारतें किस किस के पास जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे खाई साहब से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि माहौल बदल गया है, मिजाज बदल गया है। अब ज़ाहिर है कि वजारत उज़्मा जो है वो जाएगी शहबाज साहब के पास, तो क्या जो पार्टी की सदारत है वो नवाज शरीफ साहब के पास जाएगी, बैकफुट पे रह के चलाएंगे? मुझे इस किस्म के कोई फ़ैसले का इल्म तो नहीं है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा में डेफिनेटली उनकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा होगी। जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनके मुताबिक उनकी जो है मसरूफियत जो है वो उसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता कि कितना ज़्यादा बर्डन होगा। उस सूरत हाल में अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़े मियाँ साहब को जो है पार्टी की क़यादत संभाल लेनी चाहिए। पहले भी सदर रहे हैं, उनको पार्टी सारे पाकिस्तान में जो है इल्म है, पार्टी की तंजीम के मुतल्लिक़ भी, पार्टी के मिजाज के मुतल्लिक़ भी। अगर वो दोबारा संभालते हैं तो अच्छी बात है। मैं ये सच नहीं है कि ये PMLN के लिए आखिरी मौका है हुकूमत में आने का, क्योंकि ये मुकाबला बहुत सख्त है। आगे कैसे, अगर इसी तरह से रहा तो कैसे मुश्किल नहीं हो जाएगा? माजी में बड़े बड़े सेटबैक्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुई हैं, लेकिन वो रिबाउंड किए। मसलन आप 97 में देखें, पीपल्स पार्टी जो है तकरीबन जो है वो
नेशनल असेंबली में 18-19-20 सीटें लेके आए थी, लेकिन रिबाउंड किया उन्होंने। बीबी की शहादत के बाद जो है उनकी प्रेजेंस जो है नेशनल लेवल के ऊपर इंक्रीज़ हुई, जो एक बड़ी अच्छी बात है। मैं उसको समझता हूँ कि बड़ी लाजमी बात है हमारी अच्छी सियासत के लिए। तो इसी तरह अगर हमें सिलेक्शन में कुछ सेटबैक्स हुए हैं तो ये नहीं है कि हमारे कोई वाइप आउट हो गया, वोट बैंक ही वाइप आउट हो गया। वोट बैंक वाइप आउट नहीं है, वोट बैंक कम ज़रूर हुआ होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जो मुझे फाफिन की जो रिपोर्ट है उसमें हमारा और पीटीआई के जो वोट पड़े हैं, कास्ट हुए हैं, उनमें को 2-3% का फ़र्क है। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अगर हमने जो ज़मीन हमसे जो निकली है हमसे उसको क्लेम करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा हमें री इन्वेंट करना पड़ना है अपनी पार्टी को। ये जो पुरानी जो 90s की जो सियासत है, मेरा ख्याल है कि वो उस वक़्त कामयाब, वो इस सदी के अवाइल में भी वो कामयाब थी, लेकिन वो अब उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो क्या पंजाब में मरियम साहिबा कर पाएंगी? क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो उनका जो एक क्या कहते हैं चीज़ों को देखने का जो एक तरीक़ाकार होगा, वो बेटी हैं, एक पूरी नस्ल का जो है फ़र्क है, लाजमी तौर पे वो फ़र्क होगा उसमें। लेकिन तजुर्बा भी तो मैटर करता है ना खाई साहब, वो भी कैसे ज़्यादातर उनका फोकस मीडिया पे होगा या वो कारकर्दगी को सही तरीके से दिखा पाएंगी, ये भी मेरा ख्याल है कि हमें जो है ना मरियम ये करने में कामयाब होएगी। हमें लिंकेज जो है ना वो नई नस्ल के साथ जो है इस्टेब्लिश करना है, जो मेरा ख्याल है पिछले चंद सालों से वो कमज़ोर हो गया हुआ था लिंक जो है। और दूसरा माशी प्रेशर में आके जो है मेरा ख्याल एक मायूसी का एक वो भी एक था, तारी थी सारे मुल्क में। उसकी वजूहात लाजमी तौर पे हम उसके जो है वो उस गुनाह में शामिल नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को जो है ना उसमें एक बड़ी तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। तो अब जैसे तब्दीलियाँ भी, चैलेंजेस भी, जैसे आपकी हुकूमत बनेगी तो उस पर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये सबसे पहला तो ये मईशत या मिसाक मईशत का है, या ग्रैंड डायलॉग का है, या मफाहमत का है, क्या रोड मैप क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का? मेरा ख्याल है अभी तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन के बाद जो है जब सफ़बंदी हो जाएगी तो फिर लाजमी तौर पे उसके किस तरह आगे मार्च करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, उसकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों के सामने आ जाएगी, कुछ तय हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें अपने माजी से डिपार्ट करना पड़ेगा। हमें जो है मौजूदा हालात या आने वाले हालात के साथ जो है एक अपना ताल्लुक जो है ना वो पैदा करना पड़ेगा ताकि आवाम देख सके। बिल्कुल, और हाउस के अंदर भी अब देखें, जैसे पीपल्स पार्टी है वो वोट तो देगी आपको, लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं होगी, तो सारी जिम्मेदारी PMLN के ऊपर होगी। तो क्या आप नहीं समझते कि फिर उसके फ़वाइद भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं। अगर हम परफॉर्म ना कर सके तो जिस तरह आप कह रही हैं कि हमारा जो है ना वो सियासी वजूद जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। अगर हम कामयाब हो गए उसमें अपॉर्चुनिटी भी है जी। जहाँ भी कोई रिस्क होगा उसके साथ अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क ज़रूर अटैच होता है। अपॉर्चुनिटी बगैर रिस्क नहीं आती। तो वो अगर हम परफॉर्म कर जाते हैं तो कोई ज़मीन अगर हमसे कोई छिन गई है इन लास्ट 2-3 ईयर्स, ये जो हमारे 1.5 साल हमने हुकूमत की है, वो वापस क्लेम कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं सियासत में। अब देखें मुझे एक इस वक्त भी वो PTI के रुकन हैं असेंबली के, ये इलेक्ट होके हैं, या अब वो सुन्नी इत्तेहाद के रुकन है असेंबली के। उन्होंने मुझे मेरे सीट पे आके पूछा कि बीबी की कितनी सीटें थी 90 की अवाखिर में, जो 97 के बाद। मैंने कहा मुझे 1.5-2 दर्जन सीटें थी पीपल्स पार्टी की। उसने कहा अगर आप इलेक्शन अभी कराएं तो हमारे पास इतनी सीटें भी नहीं आएंगी। ये PTI के एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी ने मुझे कहा, जब बहुत ज़िम्मेदार अपोजिशन में थे, हम अपोजिशन में थे। अब देखें वो कैसा पलटा
खाया है। अब वो पार्टी जो है वो अब उनकी 100 के करीब सीटें तो हैं उनकी और प्रेजेंस है, बड़ी रोबस्ट सीटें हैं उनकी हाउस में, बड़ा नंबर है। तो वो पब्लिक ओपिनियन जो है मोल्ड हुआ है ना उनके हक में, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं डिस्कशन के लिए जो है मैं लेट्स एक्सेप्ट इट कि वो हुआ है। तो वो इसलिए पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो बाज़-औक़ात बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना वो अनफेवरेबल होता है और फेवरेबल भी होता है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किन वजह से, किन वजूहात की बिना के ऊपर पब्लिक ओपिनियन जो है पीटीआई के हक़ में स्विंग हुआ है इलेक्शन के से पहले आखिरी दिनों के अंदर। मैं इस वक्त नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अलहदगी में उनके खिलाफ 3 फैसले एकदम आ जाना, फिर ज़ाहिर है कि सिंपैथी वोट ऑलरेडी उनका था, फिर यंग वोटर का बाहर निकलना, ये तो मैंने एक तो चीज़ तय है ना कि हम पिछले पीटीआई के दौर में भी और उसके बाद भी हम उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सके, उसको बंद ज़रूर बांधा उसके आगे कि जो होप जो है वो जिसको कहते हैं ना रिकिंडल नहीं कर सके, उसको जगा नहीं सके, उसकी उम्मीद को जो है ना उनको नहीं दे सके। और उसकी वजह ये कि पीएमएलएन जो है उसने उस तरह कैंपेन नहीं चलाई और देर से चलाई। मैं समझता हूँ कि धड़ों की सियासत जो है ना वो अब ख़त्म हो गई हुई है। इस इलेक्शन ने जो है ना ये एक फ़ैसला दिया है कि हर शख्स जो है वो घर का सरबराह जो है फ़ैसला करता था, सारे लोग उस तरफ वोट डाल देते थे। अब नहीं, एक एक घर में आपको 3-3 किस्म के सियासी जो है। और क्या ये सच नहीं है कि आपका भरोसा भी शायद ज़्यादा कहीं और था, ड्राइंग रूम के अंदर ज़्यादा सियासत रही है? नहीं, मैं अब हल्के में बड़ी मेहनत की है हम लोगों ने। मैंने अपने 7 इलेक्शन जो है इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेहनत की है और मुझे फील हो रहा था कि मुझे पब्लिक जो है रिस्पॉन्ड कर रही है उस मेहनत की वजह से। उस मेहनत की वजह से मैं हो सकता है उतनी मेहनत ना करता तो मुझे नुकसान भी हो सकता था। तो ये सारी बातें जो है अपनी जगह बिल्कुल बजाय हैं। मैं फिर कहूँगा कि हमें ये बात एडमिट करनी चाहिए, थोड़ी सी जो है एक खुद एहतसाबी करनी चाहिए कि हमें अगर कोई हमसे ज़मीन छिन गई है तो ज़मीन वापस किस तरह हम क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल। खाई साहब, मुझे याद है 2006 में आप मिसाके जमहूरियत जब हो रहा था तो आप बहुत एक्टिव थे, बल्कि मुझे तो आपने सबसे पहले ख़बर भी दी थी कि इस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं जद्दा के अंदर और ये पॉइंट्स हैं, तो एक किरदार आपका भी रहा। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो है वो एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है और मिसाके मईशत और मुफाहमत के लिए इवन खान साहब को भी अगर आप पैगाम भेजें तो कोई बुरी बात तो नहीं? देखिए, ये खान साहब को तो हमने असेंबली के फ्लोर पे पैगाम दिया था शहबाज शरीफ ने। उसने कहा था कि आए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन मईशत के ऊपर जो आवाम को जिसका सबसे ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ता है, बोझ उठाना पड़ता है, वो उसके लिए हम इकट्ठे हो जाएं। कोई रिस्पांस नहीं आया था, बल्कि हाथ झटक दे दिया गया था, मजाक उड़ाया गया था असेंबली के अंदर। और मियाँ शहबाज शरीफ को बल्कि नुक्ताचीनी का भी सामना करना पड़ा कि आपको क्या ज़रूरत थी ये कहने की, लेकिन मेरा ख्याल है बिल्कुल सही किया। और आज भी ये ऑफ़र जो है मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ करने को ज़रूर तैयार होगा। अच्छा, कि कम से कम हमें मईशत के जो है मसलन एक इशू है, लेट्स से प्राइवेटाइजेशन एक इशू है, हमें जो है ये फ़ैसला करना चाहिए कि बिजली, गैस और इस किस्म के बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें चलें प्राइवेट पार्टनरशिप ही कर लें, प्राइवेट लोगों को जो है ऑन बोर्ड कर लें या उनको कंप्लीट प्राइवेटाइज कर दें। ये है उसको प्राइवेटाइज कर दें, एयरपोर्ट्स जो है प्राइवेटाइज कर दें। ये एक माशी मेजर कदम होगा अगर हम मिल के सारे फैसला करते हैं। हमारे ये उसमें है, मैनिफेस्टो में है। हम सही, तो उसके लिए आप तैयार होंगे खान साहब से भी बात करने के लिए? बिल्कुल, अगर खान साहब इसको सपोर्ट करते हैं तो मेरा ख्याल है आवाम के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा कि एक पार्टी, मेजर पार्टी जो है उसकी सपोर्ट जो है माशी जो रिफॉर्म्स हैं उनके पीछे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 300 अरब रुपया जो है सिगरेटों की चोरी में जाता है, जो जाली सिगरेट बनते हैं, ये हमारे इस्लामाबाद से ना साथ ही जो है बनते हैं, वो लोग असेंबली में भी बैठे हुए हैं जो चोरी के सिगरेट बनाते हैं। तो 300 अरब रुपए की चोरी है, ये रिकॉर्डेड बात है, एक स्टडी है। इसी तरह टायरों की जो है स्मगलिंग जो है उसको 400 अरब रुपया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी डेट टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो 9% पे आ गई है।
अगर 300 अरब डॉलर हमारा साइज़ है तो उसके हिसाब से देखें, एक पॉइंट अगर आप अपना टैक्स जो है बढ़ा दें, इम्प्रूव कर लें, तो $3 बिलियन आपको एडिशनल आता है। तो आप 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा सकते। ये इस मुल्क में जो है हर बंदा टैक्स चोरी कर रहा है। इसके लिए आपने बड़ी खबर दी है कि शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं, खान साहब को कह सकते हैं कि आए और बात करें। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये मुल्क और कौम का मसला है, इसके लिए कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन खान साहब तो नहीं करेंगे। अभी हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो थे, पीपल्स पार्टी ने उनको पैगाम भी भेजा, लेकिन उन्होंने उनके साथ भी बात करने से इनकार किया। देखें, जब तक हमें वोटों के का जो एक वो है लालच जो है वो हमें डिक्टेट करता रहेगा, मेरा है मुल्क और कौम की जो है। अगर आप अभी आज गवर्नमेंट बनी है ना हमारी, जो है लेट्स से परसों बनती है जी। पहले 6 महीने से 1 साल के अंदर हम सारे डिफ़िकल्ट डिसीजंस कर लें। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक बंदे का ऑपरेशन होता है, मेजर सर्जरी होती है, तो आप इलेक्शन के करीब तो जाके ना सर्जरी करें ना। आप आज सर्जरी कर लें ताकि इलेक्शन के करीब वो शख्स जो है दौड़ता फिरता नजर आए आपको, जो है ताकि लोगों को एहसास हो कि भाई इसका इलाज हो गया हुआ है और फर्स्ट क्लास है, सेहतमंद है, सब कुछ है। सही बात है। तो ये पहले 6 महीने साल में सारे इनिशिएटिव्स लेके बाकी जो अगले 3-3.5 साल होंगे उसके जो फवायद होंगे या उसके जो बेनिफिट्स होंगे उनसे आप सियासी फायदा भी उठा सकते हैं। तैयार है। मैं सर ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन ग्रैंड डायलॉग के लिए क्या ऐवान सदर मरकज़ होगा? क्योंकि ज़ाहिर है जरदाई साहब वहाँ पे उनका इलेक्शन है, उसमें भी बात करूंगी। इस ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ग्रैंड डायलॉग के ऊपर भी बात होगी, वजारतों के ऊपर भी बात होगी, और जो दीगर सियासी इश्यूज़ हैं, ख़ास करके ट्विटर पे पाबंदी है और सहाफ़ियों के लिए भी कुछ सवालात हैं जो कि ब्रेक के बाद पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, अब वे फॉरवर्ड पे हम बात करते हैं कि आपकी हुकूमत, पहले तो ये बताएं कि आपका कौन सी वजारत आपके पास जा रही है, कौन वज़ीर ख़जाना कौन बनेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है इस वक्त। देखिए, मैं स्पेकुलेट, अभी कोई फैसले नहीं हुए इसलिए मैं स्पेकुलेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक छोटी काबीना बनानी चाहिए, बड़ी काबीना नहीं होनी चाहिए। बाज़ का सियासी जो प्रेशर्स होते हैं उसमें आके बड़ी बड़ी काबीना हम बना देते हैं। तो छोटी काबीना होनी चाहिए और 2-3 महकमे जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं हमारे। ये टैक्स का अभी भी मैंने आपसे बात की है। ये टैक्स का जो मामला है, हज़ारों अरब रुपया जो है टैक्स का चोरी हो रहा है पाकिस्तान में। डायरेक्ट जो टैक्स पे करते हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हमारा इकॉनमी है वो बिल्कुल बड़ी छोटी सी है, लेकिन दूसरा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसका हुजम जो है वो कई गुना उससे बड़ा है। इसी तरह जो है मसाइल जो हैं, जो इसके फाइनेंस के मसाइल हैं हमारे, बिजली जो है वो कितनी चोरी होती है, गैस कितनी चोरी होती है, हज़ारों, और आपको अपना जो यूजेज है चीज़ों का जो है, मसलन मोटर बाइक्स जो है 49% पेट्रोल आपका जो है ना इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है बहुत सारी लीकेजेस हैं। 49% अगर मोटर बाइक्स आप सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स कर दें और पेट्रोल वाली जो बाइक्स हैं उनको एलिमिनेट कर दें, तो आपका डायरेक्टली ये पेट्रोल का बिल जो है कितना सेव हो जाएगा। इस किस्म के बेशुमार तरीके हैं जिनसे आप अपनी इकोनॉमिक वेलबींग जो है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हाँ, है बेशुमार है, अवेलेबल हैं मार्केट में। एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे कि ये चीज़ें जो है इस तरह कंट्रोल होंगी। आप ये जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है, ये जाली सिगरेट बनाते हैं या कारें इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटी नहीं देते, यहाँ पे जो फिगर होती है इंपोर्ट की वो कम होती है, एक्सपोर्ट अगर वहाँ पे जाके चेक करें आप चाइना में या जिस मुल्क से वो ज़्यादा होती है। 2-3 बिलियन डॉलर की ड्यूटी लॉस है आपको बाहर से जो आप इंपोर्ट जो करते हैं। आई नो इट पर्सनली, और कोई भी इनकार नहीं करेगा। वो क्यों है इस तरह का? जो जितने भी हमारे जो एक्सपोर्टर हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हमारे जो इंपोर्टर हैं, बड़े बड़े इंपोर्टर जो हैं, उन्होंने वहाँ पे कंपनियाँ बनाई हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। खुद खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से खुद खरीदते हैं,
फिर अपनी वहाँ पे जो कंपनी है वो खरीदती है, फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि सबसे अहम जो होगी वो खजाना की ही वज़ारत ये खजाना का ही हिस्सा है ना। वज़ीर खजाना इसहाक डार साहब होंगे क्या? मुझे नहीं पता इल्म के कौन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है एक आध दिनों में सामने आ जाएगा, ये भी फैसला हो जाएगा। अच्छा, ग्रैंड डायलॉग का चूँकि जरदारी साहब सदर होंगे मोस्ट प्रॉबली और वज़ीर आज़म शहबाज साहब होंगे, दोनों की हुकूमत होगी, तो क्या आपको लगता है कि ग्रैंड डायलॉग के लिए प्रेसिडेंसी की तरफ जाएगा मामला या इधर? देखिए, जो भी को पार्ट प्ले कर सकता है इसके लिए, चाहे प्रेसिडेंसी हो या बड़े मियाँ साहब जो हैं, वो एक ऐसी पोजीशन में है सियासी तौर पे, पिछले सियासी जो मंजर है पाकिस्तान का, उसके ऊपर तकरीबन उनको 40 साल हो गए हैं। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो एक कद काठ है, सियासी कद काठ जो है, और उनकी हमेशा सियासत जो है वो जिसको कहते हैं कि कोई लड़ाई झगड़े वाली सियासत नहीं रही। बीवी के साथ भी उनका हुआ, अल्लाह उनको बीवी को जन्नत दे, वो बड़ा अच्छा था। उसमें उसकी स्पिरिट उस तरह नहीं रही, लेकिन फिर भी जो है एक कम से कम हम आपस में बैठ के डिसेंट माहौल के अंदर बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुश्मनी के वो लिमिट्स नहीं हमने क्रॉस की हुई जिस तरह माजी में 90 की दहाई में था या 80 की दहाई में था। तो इस किस्म का माहौल जो है दोबारा क्रिएट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब भी इसमें बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, और पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब जो हैं इस मामले में वो भी माहिर हैं कि अगर कौमी सतह के ऊपर कोई कंसेंसस क्रिएट करना है उसमें को पार्ट प्ले कर सकते हैं। अभी रिसेंटली खान साहब ने भी एक आइडिया दिया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। आप एग्री करते हैं उससे भी? क्योंकि ये आप लोगों के ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का बहुत दफ़ा आया है, ये चीज़ जो आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके पास बिल्कुल कंप्लीट इक़्तिदार था। उस वक़्त उन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं बनाया और नैब को इस्तेमाल किया। आज 12-12, 15-15 महीना, डेढ़ महीना कैद काट के आ रहे हैं पीटीआई के लीडर्स जो हैं, कोई जफ़े मार के रो रहा है, कोई वैन पा रहा है, तो इस किस्म के गाने गा रहा है। तो ये इस किस्म के कोई हमारे साथ तो 6-6 महीने, साल 2-2 साल, 3-3 साल, हमजा ने जो कैद काटी है 2.5 साल, 2.25 साल उसने कैद काटी है। चीमा ने, फवाद हसन फवाद ने, इन्होंने लंबी कैद काटी है नैब की जो है। तो नैब को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, अब अगर वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है बनाना चाहते हैं तो ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, कहीं नैब का दूसरा नाम ना रख दें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, और उसको उस तरह ना करें फिर जो है जिस तरह नैब को इस्तेमाल करते रहे। सर, चूँकि आखिरी 1-1.5 मिनट है, तो सहाफ़ियों के हवाले से जो है वो, क्योंकि कहा जा रहा है कि सहाफ़त जो है वो उसके पहले ही नज़र आ गया है, असद तूर की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी दीगर मामलात भी, तो ट्विटर बंद है। क्या खुल सकता है ट्विटर भी और ये पाबंदियां आ सकती हैं? सब कुछ खुल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सहाफ़त आज़ाद है, वहाँ भी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाया जाता है। उनको जेल भी होती है, उनको कैद भी होती है, उनको फाइन्स भी होते हैं गलत जो है रिपोर्टिंग करने के ऊपर। लेकिन सहाफ़ी बन के आपको कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता कि आप जिस तरह की मर्ज़ी रिपोर्ट करें। अगर आपको कानून और कायदे के मुताबिक जो बने हुए हैं इस मुल्क में कानून जो है, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है या आपको कुछ सज़ा मिलती है कानून और कायदे के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़े सारे पूरे होने चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि सहाफ़ी कम्युनिटी जो है उसको जो है एक ब्लैंकेट जो है वो मिल गया है, कवर मिल गया है कि वो जो मर्जी करते हैं, जिसकी मर्जी पर पगड़ी उछालते हैं। जो फेक प्रोपेगेंडा करे, फेक न्यूज़ दे, उसके ऊपर तो है। लेकिन जैसे नैब के था कि गिरफ्तार पहले करो, इंक्वायरी बाद में करो, जो असद तूर और पीका के लॉज के अंडर है, इसके ऊपर तो फिर थोड़ी लेजिस्लेशन। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर आप ये कहें कि जी सारे इनतात आया या पस्ती आई है, तमाम जो शोबा है ज़िंदगी हैं पाकिस्तान में जो है हमारे माशरे में, और सहाफ़ी जो है सारे के सारे अभी भी पोप बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनका जो है स्टैंडर्ड जो है वो सब सारी दुनिया से बेहतर है,
जिस तरह बाकी जगह इनेतात आया है उस तरह सहाफत में भी इनेतात आया है, कारोबार बन गया हुआ है। सही सही ये कारोबार है। आपके मालकान जो है, आपके मालकान जो है, जो वारे में आता है वो सुनाते हैं, जो वारे में नहीं आते नहीं सुनाते। वो एक शख्स है मलिक रियाज, उसका नाम ही कोई नहीं लेता। सही बात है, ये भी तो सहाफत है ना। सही बात, ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये सहाफत है। बहुत सारे नहीं लेते, कुछ लेते भी करके बिचों ना गायब हो जाता है क्योंकि वो माल ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये बात भी दुरुस्त है, हमें अपने अंदर भी एक अपने गिरेबान में भी झांकना है, लेकिन उसके साथ साथ तवक्को करते हैं जी, लेकिन हुकूमतों को भी दिल बड़ा करना पड़ता है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। और आई होप कि अच्छे दिन आएंगे सहाफ़ियों के लिए भी, वैसे भी पाकिस्तान के लिए भी नई शुरुआत है, नए तरीके से बातें होंगी, नए काम होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।